हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात करेंगे अभी कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त विषय बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति से कोई फीस लेने या देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं के गणित में अध्याय नंबर 13 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट अवकलज। जाहिर सी बात है, जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है सभी बच्चों का ये वाला पार्ट काफ़ी परेशानी वाला रहा है कक्षा 11वीं में, क्योंकि कक्षा 11वीं का जो अवकलज है वो आपने फिजिक्स में पहले पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। उसमें आप कुछ फलनों के अवकलज निकालना बड़े आसानी से जानते हैं, क्योंकि वहाँ आपको सूत्र बता दिए जाते हैं। लेकिन वो सूत्र कहाँ से आए वो हमें यहाँ डिराइव करना है। और इसके अलावा कक्षा 12वीं में जो अवकलज है वहाँ इन सूत्रों का प्रयोग करना है। तो 12वीं का अवकलज कठिन नहीं है, भौतिक का अवकलज कठिन नहीं है, गणित में जो कक्षा 11वीं का अवकलज है वो भी कठिन नहीं है, बस फॉर्मूले हैं और उन्हें डिराइव करना है। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात करेंगे अवकलज के बारे में। अवकलज को डेरिवेटिव्स अंग्रेजी में कहा जाता है। अब ये चीज कहाँ से आई, क्यों आई, ये समझने के पहले इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि चलिए एक फलन है जिसपे आपने देखा कि x बराबर a नाम का एक बिंदु है ना। जैसे मैंने कहा कि ये एक फलन है, इस फलन में x बराबर a नाम का एक बिंदु है और इस x बराबर a नाम के बिंदु के साथ आपको कोई समस्या नहीं है। इस बिंदु के थोड़ा सा पहले अगर आप इसका मान देखें तो लगभग वही है जो x बराबर a पर है। इस बिंदु के थोड़ा सा बाद अगर मान देखें तो लगभग वही बिंदु है जो x बराबर a पर है। तो आप कहते हैं कि x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व है। लेकिन सीमा का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है कि फलन जो है वो उसे हम मतलब इससे हमें सब कुछ पता नहीं चलता कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको दो आरेख बनाकर दिखाता हूं। पहला आरेख बना है ऐसा, दूसरा आरेख बनेगा ऐसा। जैसे पहला आरेख है कि अगर सीमा का अस्तित्व है तो ये फलन ऐसा घूम रहा है, दूसरा एक फलन ऐसा टूटा, फिर यहां टूटकर चला गया, फिर आगे बढ़ गया। अब पहले फलन को आप आरेख को देखेंगे तो वो बड़े आराम से घूम रहा है, मतलब वो फलन कहीं टूटा नहीं। यहां पर ये टूटा, ठीक है। मान लीजिए x बराबर a पर टूटा, टूटकर एकदम नीचे आ गया, x बराबर b पर टूटा। तो ऐसे फलनों को हम सतत फलन और ऐसे फलनों को असतत फलन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिमिट के बाद ये पढ़ा जाता है और उसके बाद पढ़ा जाता है अवकलज। लेकिन कक्षा 11वीं में ये वाला पार्ट आपको मिस करके सीधा इसको 12वीं में दिया गया है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि हम अवकलज को किस तरह देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आप अपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी देखी होगी जहां पर परिवर्तन की दर काफी महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपका जो दिन का तापमान है, जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम है, आप सुबह 5 बजे उठे हो, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी है। मान लीजिए अपन ने बोला कि 10 डिग्री तापमान था। जब दोपहर के 12 बजे तब भी जो तापमान था वो 15 डिग्री के आसपास चला गया। मतलब 7-8 घंटों में तापमान बहुत ही कम बढ़ा। उसके बाद फिर शाम हुई तो 12 बजे के बाद फिर शाम को 6-7 बजे तक ये वापस 10 डिग्री के आसपास आ गया। मतलब जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे बढ़ा और फिर धीरे धीरे कम भी हो गया। लेकिन अगर यही सुबह के 5 बज रहे हो गर्मी के मौसम में और दोपहर को 12 बजे आप देखें तो तापमान में वृद्धि अचानक से होती है और जैसे ही हम शाम ढलती है तो शाम को भी तापमान बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। मतलब हर घंटे में आप ऐसा कह सकते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, गर्मियों में, सर्दियों में कम हो रहा है। तो मैं कहूँ कि हर एक घंटे में जो सर्दियों में तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे कम होगा, लेकिन गर्मियों का तापमान धीरे धीरे से एकदम से बढ़ेगा और एकदम से कम तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे स्लोली कम हो जाएगा। ऐसा कहना सही है? सही है। दूसरा, आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं जो स्कूल के जीवन में मतलब 11वीं 12वीं कक्षा तक उनकी हाइट जो है वो बढ़ना मतलब वहाँ तक बढ़ जाती है जितनी बढ़नी होती है, या खूब से खूब कॉलेज के 1-2 सालों तक। मतलब मैं कहूँ कि 20-21 साल तक आपकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती है।
तो अगर मैं कहूँ कि कुछ बच्चों की जो ऊंचाई है वो 15 साल की उम्र में बहुत अच्छी हो जाती है, कुछ लोग 20 साल तक भी अपनी ऊंचाई को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं कि काश मेरी हाइट इतनी हो जाए। तो हर व्यक्ति के लिए हर उम्र पर ये चीज़ अलग अलग है कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है। ऑब्वियसली लंबाई कम तो नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें वास्तविक जीवन में बढ़ती है, कुछ चीज़ें वास्तविक जीवन में कम होती है, कुछ चीज़ें वास्तविक जीवन में समय के अनुसार बढ़ती है, समय के अनुसार कम भी होती है। वन बाय वन तीनों का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने पैसे किसी बैंक में जमा किए, तो बैंक उस पर एक निश्चित ब्याज देता है। दो बैंक है, बैंक नंबर ए और बैंक नंबर बी, है ना। अब समझने की कोशिश करना, अपन थोड़ा रियल लाइफ में जा रहे हैं। बैंक नंबर ए जो है आपको 2% वार्षिक की दर से ब्याज देता है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम है हालांकि ये। बैंक नंबर बी जो है वो 4% की दर से आपको ब्याज देता है। तो आप किस बैंक में पैसा जमा करने की कोशिश करेंगे? बैंक नंबर बी में। क्यों? क्योंकि वहां से 4% की दर से हमें पैसा मिल रहा है। दर से मतलब हम एक साल में अपने पैसे को 4% ज़्यादा पाएंगे, बैंक नंबर ए में 2% ही पा रहे थे। तो एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पर समय के साथ आपका पैसा बढ़ता रहेगा, जितनी ज़्यादा दर है उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। दूसरा, मान लीजिए आपने उन पैसों से एक कार खरीद ली। एक कार है जिसका 2% वार्षिक की दर से दाम कम होता है, एक कार है जिसका 4% वार्षिक की दर से दाम कम होता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख में कार खरीदी, तो दो कार है ए और बी, आप दोनों में से कौन से खरीदना पसंद करेंगे? फटाफट बताइए। कि अगर ए कार है जिसका मान एक साल में 2% कम होता है, मतलब अगर आपने 10 लाख में खरीदी तो अगले साल वो कार 9,80,000 रुपये में आप किसी को बेच सकते हैं। दूसरी कार 4% की दर से कम होती है, मतलब आप 10 लाख की कार को 9,60,000 में बेच पाएंगे। तो यहाँ पर आप 2% दर के पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि कार जो है वो इस केस में दाम कम कर रही है। तापमान बढ़ाव और घटाव होता रहता है। तो जहां पर दर की आवश्यकता होती है, जहां परिवर्तन होता है, किसमें? एक क्वांटिटी में। किसके सापेक्ष? किसी दूसरी क्वांटिटी के सापेक्ष। बैंक में आपका जमा पैसा एक क्वांटिटी है, वो समय के अनुसार बढ़ रहा है। तो यहां समय दूसरी क्वांटिटी है। कार आपने जो खरीदी उसका दाम एक क्वांटिटी है और समय दूसरी क्वांटिटी है जिसके सापेक्ष कार का दाम कम हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कार एक साल के बाद कम दाम में ही बेची जाएगी। तो जब भी दो ऐसी चीजें आती है जहां एक चीज दूसरे पर निर्भर करती है ना, जहां एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर करती है, भौतिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तब पहली में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से जनरेट करता है। पहले में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से जनरेट करता है। और ये जो परिवर्तन की दर होती है, मतलब अगर मैं दूसरे में एक साल का परिवर्तन करूं तो पहली चीज कितनी बदल जाएगी, यही अवकलज का मूलभूत सिद्धांत जनरेट करती है। बात अगर समझ में नहीं आई तो शुरू करते हैं अपन एक्स और वाई से। एक्स और वाई अगर समझ में आई तो भी शुरू एक्स और वाई से ही की जाएगी। एक्स और वाई नाम के दो चर होते हैं, है ना। एक्स वाई पर निर्भर हो सकता है किसी सवाल में वाई एक्स पर निर्भर हो सकता है। हम ये मान रहे हैं अभी कि वाई जो है वो एक्स पर निर्भर है। मतलब आपने लिखा कि वाई नाम का एक फलन है जो, या वाई जो है वो एक्स का एक फलन है। इसका मतलब है कि एक्स जो है वो स्वतंत्र चर है। एक्स स्वतंत्र चर है। यहां पर क्या कहोगे? एक्स जो है वो स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र मतलब एक्स को आप जो मर्जी करे वो लिख दो, उसके अनुसार वाई के मान आ जाएंगे। इसीलिए एक्स फ्री है। वाई किस पर निर्भर कर रहा है? एक्स पर निर्भर कर रहा है। क्या यह बात ठीक है? एक बार फिर से देख लो। एक्स स्वतंत्र चर है, वाई जो है वो एक्स पर निर्भर कर रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, वाई बराबर साइन एक्स। तो आप एक्स के जो जो मान लोगे उसके अनुसार साइन का मान वाई का मान हो जाएगा। तो अब जो y के मान है वो पहले x का मान डिसाइड होगा, उसका साइन निकलेगा, फिर वो y का मान होगा। ठीक है, तो अपन एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल है, y बराबर x का वर्ग एक फलन है। अब आप x के कुछ कुछ मान रख के देखिए। जैसे मान लीजिए
आपने y बराबर x के वर्ग का मान निकालने की कोशिश की। जब आप x के अलग अलग मान रखेंगे, आपने x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0, x का मान 1 रखा तो y का मान भी 1, x का मान 2 रखा तो y का मान 4, x का मान 3 रखा तो y का मान 9, x का मान 4 रखा तो y का मान 16, है ना। ओके, अगर इसे बड़े गौर से देखो तो आप x में एक एक परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब x को एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन y एक एक नहीं बढ़ रहा। जब आपने पहली बार x में एक बढ़ाया तो y ने अपना मान भी एक बढ़ा लिया। तो मैं कहूंगा कि जितना x बढ़ा उतना ही y बढ़ा, कह सकते हैं। हमने x को एक इकाई बढ़ाया तो y भी एक इकाई बढ़ा। जब मैं x को एक इकाई बढ़ाऊंगा तो अगले केस में y भाई साहब 3 इकाई बढ़ जाएंगे। मतलब अभी x में तो जितना परिवर्तन था उतना ही किया, लेकिन y थोड़ा एकदम तेजी से बदला। बात ठीक है। मैं x में एक का और परिवर्तन करूंगा, 2 से 3 हो जाएंगे, तो यहां पर y में एकदम से फिर बड़ा सा परिवर्तन होगा। x में मैं फिर एक का परिवर्तन करूंगा तो y में फिर से बड़ा सा परिवर्तन होगा। तो मूल मुद्दे की बात यहां यह है कि जब हम x में परिवर्तन एक एक इकाई का कर रहे हैं तो y में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। अब ये यहां धनात्मक परिवर्तन हो रहा है, धनात्मक परिवर्तन ही हो रहा है ना। अब अगर यहां पर 1/x का वर्ग होता तो बहुत ही छोटा परिवर्तन होता, ऋणात्मक परिवर्तन होता, मान घटता चला जाता। तो हर फलन में अगर हमें यह पता करना हो कि x के साथ y किस दर से बढ़ेगा, तब हम अवकलज का प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है। मैं इस पर इतना समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये कक्षा 12वीं का एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है ना। सो अब क्या आप समझे कि हम अवकलज का प्रयोग क्यों करने वाले हैं? जब y में, जब x में कुछ परिवर्तन किया जाए तो x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन है। जैसे अब मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, कि x बराबर 0 पर x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन है। मतलब आपने x में 1 बढ़ाया तो y में कितना बढ़ा, 1। मैं कहूं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, है ना, y में x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन है, x के सापेक्ष मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप कहोगे सर एकदम से 2 मान बदल गए, 3 मान बदल गए। तो एक आरेख बनाते हैं छोटा सा, और उसकी मदद से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष सदैव आपके जीवन में रहेंगे। हम फलन को धनात्मक दिशा में मान लेते हैं। हम मानते हैं कि फलन ऐसा कोई एक फलन है y बराबर fx, है ना। इससे आप समझेंगे, हाँ थोड़ा सा दिक्कत तो होगी क्योंकि आरेख जो है वो ऐसा बना दिया मान लो मैंने, ठीक है। ये एक आरेख है किसी फलन का। अब ये मतलब हमेशा ऐसा आरेख तो होगा नहीं, लेकिन समझने के लिए ये काफ़ी बढ़िया आरेख है। यहाँ मैं चीज़ों को काफ़ी साफ साफ आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो जैसे एक बात बताइए मुझे कि आपने बोला कि सर x का मान 0 था, x का मान 1 था, x का मान 2 था, तो मैं ऐसा कह दूं क्या कि मैंने x के 2 मान ले लिए। क्या ले लिए? x के 2 मान ले लिए। कौन कौन से? एक तो x1, दूसरा x2। अब ये ना एक्चुअली क्या होता है कि कक्षा 12वीं में आपको यहां पर 2 डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, लेकिन 11वीं के हिसाब से अपन एक ही निकाल के बात कर लेंगे, है ना। x1 और x2। x2 जो है वो x1 में कुछ जोड़ने के बाद मिला है। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां पर जो x1 है, 1 बाय 1 कुछ कुछ पॉइंट है तो लिखते चले जाना यार। यहां पर x2 जो है वो x1 से बड़ा है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि x2 को मैं x1 प्लस कोई संख्या h लिख सकता हूं, उसमें h जोड़ा गया है। ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यहां से यहां की जो दूरी है वो h के बराबर है। इतना क्लियर है ना। अब x1 पर फलन का मान fx1 आएगा, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x1 पर फलन का मान सर fx1 आएगा? हाँ,
x2 पर फलन का मान fx2 आएगा, डॉट 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 डॉट, बिल्कुल। तो इस पर मान आया fx2, ठीक है। तो ये जो यहां से यहां की दूरी है ये वाली, अगर आप इसे y2 कहें और इसे y1 कहें, है ना, fx1 fx2 लिखने से बढ़िया अपन ने इसको y2 y1 लिख दिया। तो ये जो इन दोनों के बीच का अंतर है, 2x के बीच का अंतर तो h था, ये जो अंतर यहां से यहां तक है, क्या इसे y2 में से y1 घटाने पर मिल जाएगा? जैसे मैंने कहा कि उसी उदाहरण में y बराबर x का वर्ग, जब x बराबर 1 से लेकर हम 2 पर पहुंचे तो x1 का मान 1 था, x2 का मान 2 था, है ना। तो y1 का मान वहां 1 आएगा, y2 का मान 4 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो अंतर है वो 3 का आया था। अब देखो मैं कहता हूं कि y में कितना परिवर्तन हुआ x के सापेक्ष, तो यहां पर लिखा जाता है x के सापेक्ष y का परिवर्तन। इसमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी छोड़ दो, ठीक है। x के सापेक्ष y का जो परिवर्तन है उसे लिखा जाता है y2 में से y1 घटा दो और x2 में से x1 घटा दो। हमने यही कहा कि x के सापेक्ष y का परिवर्तन कितना है कि जो y2 आया, जो फाइनल मान है उसमें से पहले वाला मान घटा दो बटा x2 माइनस x1। अब इसे मुख्य रूप से ऐसा भी कहा जाता है, y2 माइनस y1 का मतलब है डेल y और डेल x, ऐसे निरूपित किया जाता है ना। डेल y का मतलब y में परिवर्तन, डेल x का मतलब x में परिवर्तन। डेल y मतलब y2 माइनस y1, डेल x मतलब x2 माइनस x1। अब सबसे बड़ी समस्या यहां एक है, क्या है कि अगर इसे डेल y माइनस डेल x लिखा तो सर हम ना ऐसे, आप ऐसे सोच सकते हो कि सर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। क्या ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा x का मान 1 और x1 का मान 1 और x2 का मान 2 ले। x1 x2 के बीच का अंतर ये जो h है ये कितना हो सकता है? ये 10 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, ये 100 हो सकता है, ये 1000 हो सकता है। लेकिन जैसे आपको मैंने शुरू में उदाहरण दिया था कि जब दिन के तापमान के बारे में बात करते हैं तो तापमान अगर आपका 5 बजे से लेकर 12 बजे तक 6 डिग्री भी बढ़ता है तो वो एकदम से 6 डिग्री नहीं बढ़ता कि 5 बजे 10 डिग्री था और अपन 12 बजे देख रहे हैं तो 16 डिग्री हुआ, तो 5 से लेकर 11 के बीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तापमान हर सेकंड पे बदलता है, हर मिनट पे बदलता है, हमें पता नहीं चलता लेकिन बदलता तो है। तो ऐसा हर सेकंड और हर मिनट पर भी बहुत सारी चीजें होगी जो बदलती है लेकिन हमें पता चल जाता है। तापमान के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हर सेकंड या हर मिनट में बदलती है और हमें पता चलता है कि अभी बदल गई, ये फिर बदल गई। जैसे बहुत सारे लोग देखते होंगे, अगर आपने देखा हो तो शेयर मार्केट एक होता है जहां पर हर समय कुछ चीज़ें बदलती रहती है, हर मिनट में आपके सामने नुकसान और फायदा होते रहता है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना कि x1 और x2 के बीच का अंतर जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, ये दोनों पास पास भी हो सकते हैं। क्या इतनी बात ठीक है? मतलब हमने x1 x2 को, अगर x1 को 1 लेता हूं तो x2 का मान 1.001 भी ले सकता हूं। अगर मैं x1 का मान 2 लेता हूं तो x2 का मान 2.00003 भी ले सकता हूं, जो मेरी मर्जी हो। खैर, इस डेल y बटा डेल x को आप फाइनली ऐसा लिख सकते हैं क्या? डेल y बटा डेल x। y2 का मतलब है fx2, fx2 माइनस fx1 बटा x2 माइनस x1। ऐसा लिखना सही है? ठीक है। सो आ जाइए अगले पन्ने पर। आपने लिखा है डेल y बटा डेल x बराबर fx2। fx2 को अपन x1 प्लस h भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। तो इसे लिख दिया x1 प्लस h माइनस fx1 भाग देकर x1 प्लस h माइनस x1।
x2 को जहां जहां x2 था वहां वहां मैंने fx1 प्लस h लिख दिया, चूंकि x2 का मान x1 प्लस h था। बात ये भी क्लियर है ना? अच्छा ठीक है, तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि डेल y बटा डेल x fx1 प्लस h माइनस fx1 भाग देकर h के बराबर है ना? ठीक है। अब मैंने कहा कि जब क्या हो तब, जब x1 और x2 बहुत पास पास में हो जाए, और जहां बहुत पास पास में हो जाए मैं ऐसा कह सकता हूं कि या तो x1 x2 को अप्रोच कर रहा है या x2 x1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के पास पास आना चाहते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे के पास पास आना चाहते हैं तब मैं लिख सकता हूं केस नंबर एक स्पेशल, क्या कि यदि, सुनने की कोशिश करना, कि यदि x1 x2 को अप्रोच करे, किसको? x1 x2 को अप्रोच करे। यदि x1 x2 को अप्रोच करे तो ये x1 और x2 बहुत पास पास में हो जाएंगे। अगर x1 और x2 बहुत पास पास में हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए उदाहरण x1 का मान 1 है तो x2 का मान 1.00001 हो सकता है, 1.00002 हो सकता है, 1.0000010 या 5 भी हो सकता है। इस केस में अगर x1 x2 के बहुत पास में है तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो शून्य हो जाएगा, मतलब लगभग शून्य हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? तब मैं यहां पर एक कहानी लिख सकता हूं। कहानी ये लिख सकता हूं कि अगर ये जो डेल एक्स बटा डेल वाई है, आप यहां पर लगा दीजिए एक लिमिट। लिमिट क्यों? क्योंकि मैं अब जो h है ना उसको खूंटे से बांध रहा हूं, मतलब लिमिट कर रहा हूं कि भाई साहब आप बहुत छोटे हो। अब छोटे क्यों हो? क्योंकि x1 और x2 का मिलन होने वाला है। तो ये जो डेल y बटा डेल x है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है लिमिट, दोनों साइड अपन ने लिमिट लगा दी कि h जो है वो बहुत छोटा है, fx2 या fx1 प्लस h माइनस x1 और ये h के बराबर। और मेरा यकीन मानिए जब h बहुत छोटा होगा तो इस dy या डेल y बटा डेल x को आप लिख सकते हैं dy बटा dx। क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं dy बटा dx, dy बटा dx। अब समझने की कोशिश करते हैं। इसी मतलब मोर जनरल वे में तो ऐसा लिखा जाता है। देखो कैसे कि आपने d बटा dx लिखा और आगे लिख दिया y, ठीक, और लिमिट लगा दी, जो था अपने पास वही था। लिमिट h गया शून्य के आसपास, fx1 प्लस h माइनस fx1 बटा h के बराबर। और इसी को कहा जाता है अवकलज। क्या कहा जाता है? अवकलज। अब वन बाय वन बात करते हैं। यही आपके अवकलज के बारे में बातें होती है, ठीक। इसी तरह से अवकलज निकाला जाता है। अब इसके टर्म्स समझते हैं कुछ। d बाय dx, इसका मतलब है आपको किसके सापेक्ष अवकलज निकालना है? y किसका अवकलज निकालना है? तो dy बाय dx मतलब हम y का अवकलज निकाल रहे हैं x के सापेक्ष, ठीक, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब जो h है वो बहुत छोटा है, ठीक। fx1 माइनस f या fx1 प्लस h माइनस fx1, मतलब आपने जिस बिंदु पर आपको मान निकालना है या जिस बिंदु पर परिवर्तन निकालना है वो x1 है। अब बिंदु पर परिवर्तन निकालने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको सुबह के 6:02 पर पता करना है कि तापमान किस दर से बढ़ रहा है ना, या रात को आपको 9:03 पर पता करना है कि तापमान किस दर से कम हो रहा है। तो हर बिंदु पर अलग अलग तापमान होगा, तो अलग अलग तापमान होगा तो परिवर्तन की दर भी अलग अलग होगी। तो ये है y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। इसको क्या बोलते हैं?
y के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। बात थोड़ी सी हो सकती है कि आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। डन है क्या? क्या ये बात क्लियर है? तो हम जब बात करते हैं हमारी मुख्य परिभाषा की, तो इस तरह से फोटो बनता है, यही डेरिवेटिव होता है, यही अवकलज होता है। बात क्लियर है क्या? तो यहां पर परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। यही आपका अवकलज है, जिसे आप dy बटा dx भी लिख सकते हैं। क्या मैं सब कुछ हटा दूं? आप नोट कर सकते हैं फटाफट फटाफट। तो परिभाषा नंबर 1, परिभाषा नंबर 1 ये कहती है कि किसी बिंदु, सुन लेना, किसी बिंदु, कौन सा बिंदु? x बराबर a पर y बराबर fx का अवकलज, ठीक है, का अवकलज लिखा जाता है dy बटा dx, लिमिट h जाए 0 के आसपास। अब जहां जहां आपने x1 पर अवकलज निकाला था तो fx x1 था, अगर a बिंदु पर निकाल रहे हैं तो a आ जाएगा, तो यह आ जाएगा f a प्लस h माइनस एफ ए भाग देकर h से खुश रहो। अब यहां दो चीजें, तीन चीजें फटाफट फटाफट आपको मैं मतलब बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। क्या हम हर फलन का अवकलज निकाल सकते हैं? नहीं, हर बिंदु पर आप हर फलन का अवकलज नहीं निकाल सकते। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि कोई फलन का अवकलज निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो ये अवकलनीयता नाम का एक टॉपिक होता है, मतलब ये पता करना कि फलन का अवकलज है या नहीं है। ये कक्षा 12वीं का पाठ है, ठीक है। अवकलज निकालने की विधि को अवकलन कहा जाता है, ठीक है। अवकलनीयता, अवकलज और अवकलन अलग अलग टॉपिक्स हैं। खैर अभी अपन बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ यही करना है, कक्षा 11वीं में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यह सूत्र आपको किसी भी ए बिंदु पर अवकलज निकालने के काम में आएगा। लिख लो, नोट कर लो, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हो फटाफट फटाफट। तो इस परिभाषा पर कुछ सवाल करते हैं। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट, और अपन बढ़ेंगे बहुत सारे सवालों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 या उदाहरण नंबर 5, 4 अपन ने उदाहरण कर लिए सीमा में। x बराबर 2 पर फलन f x बराबर या 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए, यही ना। तो देखो आपने सूत्र ये पढ़ा है, फटाफट फटाफट बताना। क्या आपने किसी भी बिंदु x बराबर a पर, इसको ऐसा लिखा जाता है dy बटा dx x बराबर a पर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। या fx को आप सबसे पहले तो y मान लीजिए कि माना, क्या माना? y बराबर fx, ये तो लिख ही देना सबसे पहले, वरना y का और x का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो dy बटा dx आपको जो निकालना है उसका सूत्र होता है ना एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, ठीक है। कहां पर? किसी बिंदु ए पर, किसी बिंदु x बराबर a पर, यही अवकलज होता है। तो आपको बिंदु कौन सा दिया है? x बराबर 2। तो x बराबर 2 पर आप a का मान 2 रख दीजिए, dy बटा dx f 2 प्लस एच माइनस एफ 2 भाग दे दो h से। क्या ये बात ठीक है? क्या कुछ नहीं किया, a की जगह 2 रख दिया। अब fx अगर 3 है, सोचने की कोशिश करो, चूंकि fx जो है वो 3 है, या fx जो है वो 3x है ना। तो f2 कितना होगा? f2 का मतलब है 3 दूना 6, x की जगह 2 रख दो। दूसरा, x की जगह 2 प्लस एच रखो। आपको यह भी निकालना है कि यार fx का 2 प्लस एच पर मान क्या है, तो जहां जहां x है ना वहां वहां 2 प्लस एच रख दो। कितना आ जाएगा?
6 प्लस 3h, यही आएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अपन ने लिमिट लिमिट नहीं लगाई थी क्या? लिमिट लगेगी ना, यहां पर लिमिट भी लगने वाली है भाई लोगों। ठीक है, लिमिट भी जरूरी है। लिमिट h जाए 0 के आसपास dy बटा dx, लिमिट या dy बटा dx। अगर फॉर्मूले में लिखना मैं भूल गया हूं तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये यहां पर ऐसा भी है ना, लिमिट भी लगेगी h जाए 0 के आसपास dy बटा dx। तो हमने dy बटा dx निकालनी है। f2 प्लस h का मान पता है, f2 का मान पता है, तो कहना इससे dy बटा dx इस केस में x बराबर 2 पर लिमिट, बिल्कुल लिमिट h जाए 0 के आसपास, f2 प्लस h का मतलब है 6 प्लस 3h, तो 6 प्लस 3h, f2 का मतलब है 6 बटा h, तो dy बाय dx इन दिस केस लिमिट h जाए 0 के आसपास 3h बटा h, तो यहां से ये मिल जाएगा 3। मतलब x बराबर 2 पर इसकी सीमा कितनी है? 3 के बराबर है, या सीमा नहीं, इसका जो अवकलज है वो 3 के बराबर है। तो हमारा आंसर फाइनली 3 है। सिंपल सा सवाल है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखना है पहली बात। तो उसके बाद जिस बिंदु पर निकालना वहां a बराबर वो बिंदु रख दो। a बराबर 10 पर पूछते या x बराबर 10 पर, तो a का मान 10 रख दिया जाता। उसके बाद a प्लस h पर फलन का मान और a प्लस फलन का मान क्या है वो निकाल के सीधा सीधा रख दो, और कुछ नहीं है। चलिए उदाहरण नंबर 6 हल करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -1 पर fx 3x का वर्ग प्लस 5x या 2x का वर्ग प्लस 3x माइनस 5 का अवकलज ज्ञात कीजिए, और यह भी सिद्ध कीजिए कि f डैश 0 प्लस 3f डैश माइनस 1 बराबर 0 है। 1 बाय 1 आपको क्या क्या दिया है वो देखो। पहले तो सर fx दिया है 2x का वर्ग प्लस 3x माइनस 5, हाँ जी। उसके बाद आपको बिंदु दिया है x बराबर a या x बराबर -1। आपको अवकलज निकालना है। अभी अवकलज में ये डैश का मतलब क्या है ना? तो जो dy बाय dx होता है ना, उसे अपन लिखते हैं ना ऐसे, dy बाय dx मतलब ऐसा। ये जो dy बाय dx होता है इसे f डैश x से निरूपित भी किया जाता है। अगर आप x बराबर 0 पर निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप x बराबर a पर निकालना चाहते हैं तो आपने यहां पर x की जगह a रख दिया, f डैश a, जिसका सूत्र होता है लिमिट h जाए 0 के आसपास, सुनना ध्यान से, h जाए 0 के आसपास f a प्लस h माइनस एफ ए भाग दे दो h से, ऐसा कुछ है। तो चूंकि मुझे f डैश 0 और f डैश -1 निकालना है, ये दोनों निकालने हैं आपको। x बराबर -1 पर अवकलज निकालना है सबसे पहले। तो पहला केस अपन निकाल रहे हैं f डैश -1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h गया 0 के आसपास, f जहां जहां a वहां वहां -1 माइनस f -1 बटा h। अब इसे आपको सरल कर कर यहां लेकर आना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो क्या लेकर आना है सर? आपको निकालना है f -1 प्लस h का मान। मतलब जहां जहां फलन में x है वहां वहां -1 प्लस h लिख दो। तो क्या ये हो जाएगा 2 गुणा -1 प्लस h का वर्ग प्लस 3 गुणा -1 प्लस h माइनस 5। इसे अपन यहां लिखते, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा कुछ। जहां जहां x है वहां वहां -1 प्लस h। तो ये तो मिलेगा 2 गुणा 1 प्लस h का वर्ग माइनस 2h प्लस 3 गुणा -1, तो 3 गुणा -1 का मतलब तो -3 प्लस 3h माइनस 5। ठीक है, सो कैन वी से कि यार ये ऐसा होगा 2 प्लस 2h का वर्ग माइनस 4h माइनस 3h माइनस 5। तो 2h का वर्ग और ये मिला -4 और 3 मिलाकर -h, तो यहां से मिलेगा 2h का वर्ग माइनस h 5,
या -3 और 2 -1 और -5 मिलाकर 6। तो सुनो ध्यान से, पहले भाग में ये आपको मिला लिमिट h जाए 0 के आसपास 2h का वर्ग माइनस h माइनस 6 माइनस f माइनस 1। तो चौथे केस में आप निकाल लो f माइनस 1 का मान। f माइनस 1 का मतलब जहां जहां भी x है वहां वहां -1 रख दो। तो यहां -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 2 -3 -5 तो -6। तो इट शुड बी -6 अगेन। भाग किससे दे रहे हो? h से दे रहे हो। भाग किससे दे रहे हो आप? h से दे रहे हो ना। तो ठीक है, आपने क्या किया? आपने इस सीमा को हल करने की कोशिश कर ली। तो ये मिला लिमिट h गया 0 के आसपास, ये तो मिला 2h का वर्ग माइनस h बटा h। जहां से अगर आप सीधा सीधा h का मान 0 रखेंगे तो ये सीमा जो है वो 0/0 रूप की आ जाएगी, जो कि सही नहीं है। तो आपने क्या किया? h से h को काटा तो यहां पर बचा 2h माइनस 1। अब अगर आप h का मान 0 रखेंगे तो ये तो -1 आएगा, साफ साफ तौर पे देख लो कितना आएगा? -1। इतना ही आएगा, इसमें कोई चिंता की बात है क्या? नहीं है। तो पहला f डैश -1 -1 के बराबर है। सो इसे नोट करके लिख लेते हैं यार यहाँ पे कहीं कि f डैश -1 -1 के बराबर है, मतलब -1 पर फलन का जो अवकलज है वो -1 है। दूसरा f डैश 0 भी निकालना है। तो f डैश 0 का मतलब क्या है? fx आपके सामने है। fx कितना है? fx है 2x का वर्ग प्लस 3x माइनस 5। 2x का वर्ग प्लस 3x माइनस 5। लेट्स फाइंड आउट f डैश 0। ये मिलेगा लिमिट h हमेशा 0 के आसपास ही जाएगा। परिभाषा में h को 0 पे भेजना है, चाहे आप -1 पर अवकलज निकालो या 100 पर अवकलज निकालो, h तो 0 के बराबर है। f 0 प्लस h माइनस f0 बटा h। देख लो, है ना, जहां जहां a है वहां वहां भी 0 रख दो। तो अगर ऐसा है तो ये तो ऐसा मिलेगा यार कि f डैश 0 जो है सर जी वो मिलेगा लिमिट h जाए 0 के बराबर fh माइनस f0 बटा h। अब fh का मतलब है, अगर fx का मतलब ये है तो fh का मतलब कितना? 2h का वर्ग 3h माइनस 5, और f0 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो तो आपको मिलेगा -5। सो इन दिस केस f डैश 0 बराबर लिमिट h जाए 0 के आसपास fh 2h का वर्ग प्लस 3h माइनस 5 माइनस f0 का मतलब -5 और h तो अभी हर में है ही है। तो f डैश 0 बराबर लिमिट h गया 0 के आसपास, -5 से 5 कटा, ये 5 5 गए, 2h का वर्ग प्लस 3h। अगर यहां पर देखोगे तो सीमा जो है वो फिर से 0/0 है। h का मान 0 रख के देख लो तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, काटना पीटना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो ये आएगी लिमिट h गया 0 के आसपास 2h प्लस 3, h से h कट गए सब दूर से, जब h का मान 0 है तो 2h तो 0, ये मिल जाएगा 3। तो आपने निकाला था, क्या निकाला था? f डैश -1 बराबर -1, f डैश 0 बराबर 3। कितना? f डैश 0 बराबर 3। तो अगर मैं f डैश 0 को 3 गुणा f डैश -1 में गुणा करूं तो ये 0 के बराबर है। बिल्कुल है, ये 3 के बराबर, 3 गुणा -1 0 के बराबर हो चुका। ये कोई बड़ा रिजल्ट नहीं था, मतलब इन दोनों को निकाल के इसमें रखना ही था। पर f डैश 0 और f डैश -1 कैसे निकालना है, उम्मीद है ये आप लोग समझ चुके हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, कमेंट सेक्शन में बता दो यार। डन है क्या? और अगर कोई परेशानी यहाँ है तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिएगा। परेशानी कमेंट ज़रूर कर दीजिए, अगर समझ में आया तो कमेंट करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। डन। डन।
x बराबर 0 पर साइन x का अवकलज ज्ञात कीजिए। यहां पर अब जो फलन है वो काफी प्यारा है, साइन x। देखो आपने जो कुछ भी यहां पर पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से f डैश किसी बिंदु a पर लिमिट h जाए 0 के आसपास, आप लिखते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, भाई साहब फॉर्मूला तो यही है, बटा एच। किसी बिंदु ए पर फलन एफ एक्स का ये अवकलज है। तो यहां पर प्रश्न में पहली बात तो ये कि ए का मान 0 है, दूसरी बात है कि फलन एफ एक्स की जगह आपको साइन एक्स दिया है। फलन कौन है अभी, साइन एक्स है। तो अगर आपको कुछ छोटी मोटी बातों की आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं कि यहां पर f डैश 0 जो है वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटा h, यही है, हाँ जी। सो f डैश 0 बराबर लिमिट h गया 0 के आसपास, f 0 प्लस h का मतलब है एफ एच माइनस एफ 0 बटा h। एफ एच का मतलब, अब चूंकि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो एफ एच का मतलब साइन एच, ठीक है। उसके बाद एफ 0 का मतलब साइन 0, और भाई साहब साइन 0 तो 0 होता है। तो अब यहां पर एफ डैश 0 जो है वो बना लिमिट h जाए तो 0 के आसपास, एफ एच की जगह पर साइन h माइनस 0 बटा h। अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, f डैश 0 बराबर लिमिट h जाए 0 के आसपास साइन h बटा h। अब ध्यान से एक बात बताओ यार, जब h 0 के आसपास गया तो साइन h बटा h, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स 1 होता है, तो साइन h बाई h भी कितना होगा, 1 ही होगा। हमने देखा कि जो साइन में लिखा है वो नीचे होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो अवकलज है वो कितना आया, 1 आया। अब जिन लोगों को पता होगा कि साइन x का अवकलज कॉस x होता है, तो x बराबर 0 पर कॉस 0 का मान 1 होता है, वहां से ये मान भी आ जाएगा। हम निकालेंगे, सूत्र भी निकालेंगे कि साइन x के अवकलज का सूत्र क्या है, कॉस एक्स के अवकलज का सूत्र क्या है, इसमें चिंता मत करो कुछ भी। चलिए एक बार नोट कर लीजिए अगर कोई परेशानी हो तो, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर। नेक्स्ट, x बराबर 0 और x बराबर 3 पर एफ एक्स बराबर 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो मैं एक इसका जवाब तो आपको मूल परिभाषा से ही दे देता हूं। एफ एक्स का मतलब है 3, मतलब आप x का मान जो भी रखने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं यार थोड़ा सा ना। कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि fx जो है वो 3 के बराबर है। और अवकलज का मतलब क्या होता है, अवकलज का मतलब ये होता है कि जितना जितना आप x में परिवर्तन करेंगे तो y में कितना परिवर्तन होगा, मतलब fx में कितना परिवर्तन होगा। तो चाहे आप यहाँ x का मान 1 रखो तो भी ये 3 के बराबर, x का मान 2 रखो तो भी ये 3 के बराबर, x का मान 4 रखो तो भी ये 3 के बराबर, x का मान 5 रखो तो भी ये 3 के बराबर है ना, जो आपकी मर्जी हो। इन सभी पर इसका जो मान है वो 3 ही आएगा, मतलब इसे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इसे फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं कह दूंगा कि मैंने x तो खूब बदला लेकिन y बदल नहीं पाया फलन की परिभाषा से, इसीलिए dy बटा dx जो है वो 0 है। कितना परिवर्तन हुआ y में, 0 का परिवर्तन है, जो था पहले वही है, इसीलिए 0 है। अब ये x बराबर 0 पर है कि x बराबर 3 का जवाब है, तो ये सारे x पर ऐसे ही है। ये x बराबर 2 पर भी 0 है, मतलब x बराबर 0 पर भी इसका अवकलज 0 है, x बराबर 1 पर भी अवकलज 0 है, x बराबर 2 पर भी, x बराबर 3 पर भी, मतलब जितने भी x यहां पर रहने वाले हैं सब पर इसका जो अवकलज है वो 0 है। तो क्या जवाब हो चुका, हो चुका। इसको अपन को सॉल्व करके देना है बस। तो f डैश x या f डैश a सूत्र की मदद से मिला लिमिट
h जाए शून्य के आसपास एफ ए प्लस एच सुनना मेरी बात, आपको चाहिए एफ डैश शून्य, जिसका मतलब है लिमिट h जाए शून्य के आसपास एफ शून्य प्लस एच। अब एक बात बोलूं, आपको ना यहां पर चाहे आपकी मर्जी जो x रख लो, आपको यहां पर तो इसका मान 3 ही मिलेगा फलन का, और यहां पर भी 3 मिलेगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। अरे fx का मान जो मर्जी करे रख लो, 3 ही मिलने वाला है। सेकंड केस, अगर ये चीज आप f डैश 3 पर भी निकालेंगे तो f डैश 3 पर क्या मिलेगा, लिमिट h जाए शून्य के आसपास f 3 प्लस एच माइनस f3 बटा h। अब फलन ने बोला कि x का मान जो रखो मैं तो हमेशा 3 दूंगा, तो 3 प्लस एच पर भी अगर आप मान निकालने आओगे तो भी मेरा मान 3 है, और 3 पर निकालोगे तो भी मान 3 है, तो यहां पर भी अवकलज शून्य। नोट कर लो, और एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो कि अगर fx कोई एक अचर फलन के बराबर है, जैसे fx बराबर 10, fx बराबर 20, fx बराबर 100, fx बराबर पाई, fx बराबर -3, सभी का अवकलज शून्य होता है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। प्रश्न नंबर 8 समाप्त। प्रश्न नंबर 9 पर कहानी। fx बराबर 10x का अवकलज ज्ञात कीजिए। फटाफट कमेंट करो क्या आएगा। तो देखो प्रश्न थोड़ा अजीब है। यहां पर अजीब क्या है कि fx बराबर 10x का अवकलज किस बिंदु पर, ये तो सवाल सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि किस बिंदु पर। तो जब कोई बिंदु ना दिया हो तब आपको किसी सामान्य बिंदु पर अवकलज निकालना होता है। मतलब ऐसा कि आप कुछ भी मान लो, a मान लो, b मान लो, वो बिंदु को x ही मान लो, और ऐसे केसेस में जो सूत्र होता है वहां थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। मतलब अब आपसे पूछा जा रहा है f डैश a, आपको पता था क्या था, लिमिट h 0 के आसपास जाए, हाँ, f a प्लस h माइनस एफ ए बटा एच, ऐसा कुछ। ये अपन किसी भी ए बिंदु पर निकाल रहे थे, लेकिन अगर आपको किसी x नाम के बिंदु पर निकालना हो, मतलब a की जगह कोई भी x हो जाए चलेगा। मतलब यहां पर बात हो जाती है सूत्र की कि a बिंदु नहीं है, आप कोई भी x रखो वो हमेशा उस चीज को संतुष्ट करेगा। तो a की जगह आ जाता है अपने जीवन में x। क्या आ जाता है सर जी, इस a की जगह मिल जाएगा आपको यहां पर और यहां पर x। तो ये x, यहां पर भी x और यहां पर भी x। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट अ जनरल पॉइंट। किसी भी बिंदु पर अवकलज निकालने का यह सूत्र है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि f डैश x, सर जी लिमिट h जाए शून्य के आसपास, fx प्लस h का मतलब है, जो कि fx का मतलब 10h है, 10x है, तो जहां जहां अगर x प्लस h लिखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा 10x प्लस h, जिसका मतलब होगा 10x प्लस 10h, ऐसे ही होगा। तो यहां से fx प्लस h का मतलब है 10x प्लस 10h माइनस 10x बटा h। तो 10x से 10x गए, बिल्कुल गए। f डैश x बराबर लिमिट h जाए शून्य के आसपास 10h बटा h, जो कि आया h से h कटने पर 10। लिमिट h जाए शून्य के आसपास बच गया 10। 10 तो 10 ही होता है चाहे h कहीं भी जाए। इसका मतलब है कि अगर ये ऐसा दिया है ना fx बराबर 10x, तो सीधी सीधी बात है यहां पर h का मान, चाहे आप या x का मान 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, मतलब किसी भी बिंदु पर अवकलज निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा, 10 आएगा। पिछला सवाल हमने किया कि किसी अचर फलन का अगर अवकलज निकाला जाए, तो आप दो छोटी छोटी बातें यहां से नोट कर सकते हैं अवकलज के रूप में। मतलब ये हमेशा काम देने वाली बातें हैं जिनको आप सूत्र भी कह सकते हैं, है ना। मैं कुछ फलन लिख रहा हूं और उनके अवकलज लिख देता हूं जो अपन ने अभी तक पढ़े, बाकी के बारे में बात नहीं करेंगे ना। सूत्र पहला ये कि अगर एक fx लिख दिया जाए
और एक लिख दिया जाए उसका f डैश x, मतलब उसका अवकलन। तो अगर कोई फलन ऐसा है जो कि अचर फलन है, जैसे मान लीजिए c नाम का एक फलन है, मतलब fx बराबर 10 है, fx बराबर 20 है, तो इसका अवकलज 0 होगा। अगर कोई फलन ax है, ax मतलब जैसे यहां 10x था, 10x का अवकलज 10 आता, अगर 20x होता तो 20 आएगा, -5x होता तो -5 अवकलज आता, मतलब यहां सीधा सीधा a आएगा। हालांकि इस पर ये कहां से आएगा, कैसे आएगा, इस पर अपन कहानी देखने वाले हैं कुछ और। क्या ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, fx बराबर x के वर्ग का अवकलज। कुछ नहीं करना, हमको यह पता है कि अगर मैं f डैश x निकालने जाऊं तो वो होता है लिमिट h गया 0 के आसपास, f x प्लस h माइनस एफ एक्स भाग दे दो h से, है ना। तो देखो यार, एक छोटी सी बात है कि अगर मैं एफ एक्स को x का वर्ग लिख रहा हूं तो एफ एक्स प्लस एच को x प्लस एच का वर्ग लिखूंगा, और x प्लस एच का वर्ग हमें पता है कितना होता है। खैर, तो ये f डैश x निकलेगा, किसी भी सामान्य बिंदु पर हमें निकालना है। अब बिंदु x बराबर 1 और x बराबर 2 पर नहीं निकालना है, आपको किसी भी x पर निकालना है। तो ये हो जाएगा x प्लस एच का वर्ग माइनस x का वर्ग बटा h। ठीक, अब x प्लस एच के वर्ग को क्या आप लोग ओपन कर सकते हो a प्लस बी का वर्ग से, x के वर्ग से x का वर्ग गया, ठीक गया, तो f डैश x बराबर लिमिट h जाए 0 के आसपास 2hx प्लस h का वर्ग बटा h। अगर आप इस सीमा को निकालने जा रहे हैं सीधा सीधा तो h का मान 0 रखोगे, तो यहां 0 प्लस 0 0 बटा 0 0, मतलब ये 0 बटा 0 रूप की सीमा है। तो देखो अंश और हर से कुछ कट रहा है क्या, h से h कट रहा है, सीधी सीधी बात है। तो f डैश x बराबर लिमिट h जाए 0 के आसपास 2x, h से h गया ना, 2x प्लस h। क्या अब आप लिमिट रख सकते हैं, h का मान 0 रख सकते हैं। अगर मैं h का मान 0 रखूंगा तो f डैश x मिलेगा 2x। अब यहां पर अपन कुछ बातें कर लेते हैं फटाफट काम की बातें यह है कि इस केस में fx x का वर्ग है तो f डैश x 2x है। मतलब ऐसा कि जैसे उदाहरण के लिए आपने x बराबर 1 पर माना कि x बराबर 1 पर अवकलन कितना, तो x बराबर 1 पर अवकलन 2 गुणा 1। इस फलन का x बराबर 4 पर अवकलन 2 गुणा 4। इस फलन का x बराबर 10 पर अवकलन 2 गुणा 10। इस फलन का x बराबर 100 पर अवकलन 2 गुणा 100। इस फलन का x बराबर -√3 पर अवकलन 2 गुणा -√3। मतलब सीधा सीधा है। इस फॉर्मूले में एक और लाइन आपके पास जुड़ जाती है कि x के वर्ग का अवकलन 2x होता है। कितना होता है? अचर पद का अवकलन 0, ax का अवकलन ax के वर्ग का अवकलन 2x। डन डन, याद रहेगा, ये याद कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट, एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए अचर फलन fx बराबर a का अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 को आप यहां पहले ही लिख चुके हो कि अचर फलन का अवकलज 0 होता है। अब हमें इसको सिद्ध करना है यार। अचर वास्तविक संख्या मतलब आपको fx जो दिया है वो a के बराबर दिया है, मतलब जो fx है उसमें x का कोई रोल है ही नहीं। अगर आप x की जगह 2x रखोगे तो भी इसका मान a आएगा, x प्लस 3 रखोगे तो भी मान a आएगा। मतलब कहने का कि अगर आप यहां डेरिवेटिव निकालने जाएंगे f डैश x किसी भी सामान्य बिंदु पर, लिमिट h गया 0 के आसपास f x प्लस h माइनस एफ एक्स भाग दे दो h से। तो fx अगर a है ना तो x प्लस h भी a ही होगा।
हम लोगों ने डिस्कशन किया था अचर फलन के बारे में। अचर फलन मतलब इस फलन को फर्क नहीं पड़ता कि x क्या है। अगर मैंने लिखा f(x) बराबर 20 तो सारे x पर इसका मान 20 आएगा। तो f' x बराबर लिमिट h गया शून्य के आसपास, इस पर भी मान a है, इस पर भी मान a है बटा h, तो आपका जवाब मिला a माइनस a शून्य। कितना शून्य? अब h शून्य के आसपास जाए या नहीं जाए फर्क नहीं पड़ता। डन है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं यार। fx बराबर 1 बटा x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सवाल जो है वो कैलकुलेटिव है। अगर मैं f' निकालता हूं, आपको fx बराबर 1 बटा x दिया हुआ है, आपको किस किस की आवश्यकता पड़ती है? तो सूत्र में हमें fx प्लस h की भी आवश्यकता पड़ती है अभी तक। तो ये ऐसा लिखा जाना चाहिए अब तो, जहां जहां x वहां वहां x प्लस h। अगर मैं fx प्लस h निकाल रहा हूं तो ये मिलेगा लिमिट ऐसा कुछ है ना जी, सूत्र वही है। तो जहां जहां x प्लस h है, मतलब जहां जहां fx प्लस h है वहां वहां 1 बटा x प्लस h लिखो। मतलब बाकी पूरी कहानी आपको पता ही है करना क्या है। देखो यहां पर तो 1 बटा x प्लस h, यहां पर 1 बटा x और यहां पर h, ऐसा कुछ, ठीक है। तो f' बराबर लिमिट h 0 के आसपास, इसे यहां अगर मैं कैलकुलेटिव हल करूं तो x प्लस h ऐसा, और यहां पर आपके सामने x प्लस h गुणा x चला जाएगा हर में। अगर आप सीधा भी यहां पर h का मान 0 रखते तो 1 बटा x माइनस 1 बटा x 0, और यहां पर भी 0 आ जाता। इसीलिए हमने इसको हल करने के बारे में सोचा। तो अगर इसे हल करने के बारे में सोचा जाए तो f' जो है वो मिलना चाहिए, x से x गया, माइनस h यहां पर है, लिमिट h गया शून्य के आसपास, यहां पर तो बचा माइनस h, यहां x प्लस h, यहां x और यहां h। क्या h से h कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो f' बराबर -1। क्या अब आप x का या h का मान 0 रख सकते हो? सीमा के हिसाब से रख सकते हो, क्योंकि अंश जो है वो एक परिभाषित संख्या हो चुकी है 1। तो अगर मैं यहां पर h का मान 0 रखता हूं तो f' जो है वो मिलेगा -1 बटा x प्लस 0 साथ में x, विच इज f' इज इक्वल टू, जहां से ये मिलेगा f' बराबर -1 बटा x का वर्ग। आपने x की जगह h की जगह 0 रख दिया, तो इस फलन का अवकलज -1 बटा x का वर्ग। तो चलिए अपन ने इसे भी एक फलन मान लिया, और इसका जो अवकलज है उसका सूत्र अपन ने लिख लिया कि 1 बटा x का जो अवकलज है वो -1 बटा x का वर्ग है। ठीक है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्रश्न नंबर 12 समाप्त। प्रश्न नंबर 12 समाप्त। तो बात करेंगे 13 की। 13 तो है ही नहीं, ठीक है। तो फलनों के अवकलज का बीजगणित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आपको बहुत 2 महत्वपूर्ण छोटे छोटे सूत्र भी मिलेंगे। फलनों के भी अवकलज का बीजगणित का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक फलन है जिसका अवकलज हमें पता है, दूसरे फलन का अवकलज भी पता है। अब अगर इन दोनों फलनों को जोड़कर अवकलज पूछे, इन दोनों को घटाकर अवकलज पूछे, भाग देकर या गुणा करके अवकलज पूछे, तो 1 बाय 1 अपन सारे नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। 2 फलनों का योग का अवकलज। योग का अवकलज मतलब अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक तो है fx और एक है gx, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद इनका डैश निकालो। डैश मतलब अवकलज ही होता है f'(x). तो इसका मतलब है कि आप कुछ मत करो, पहले तो f का अवकलज निकाल दो f'(x), फिर g का निकाल के जोड़ दो, है ना जी। ऐसा कुछ fx प्लस gx का अवकलन या अवकलज बराबर fx का अवकलज प्लस gx का अवकलज।
अगर यही बात यहां माइनस का चिन्ह होता ना तो भी बात सही थी। मतलब यहां पर अगर अपन माइनस चिन्ह की बात कर लेते तो भी कोई बहुत बड़ा चेंज यहां नहीं होता, इसकी जगह माइनस हो जाता और कुछ नहीं होता। अगर दो फलनों के अंतर का अवकलज, पहले का अवकलज माइनस दूसरे का अवकलज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें सामान्य तौर पर ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब किताबों में देखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा कि एक f है और एक g है और इनका अपन डैश निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है f डैश प्लस g डैश। एक f है एक g है, इनका अगर डैश निकाल रहे हैं तो f डैश माइनस g डैश। डन डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, ये थोड़ा जरूरी है यार। थर्ड वन है कि अगर दो फलनों का गुणा है, यहां लगता है गुणा का नियम, और इसे सिंपल तरीके से याद ऐसे रख लो कि अगर एक फलन f है और दूसरा g है और दोनों का गुणा कर रहे हैं। अब f और g लिखने का मतलब है दोनों फलन x के हैं, f का मतलब fx, g का मतलब gx। मतलब जिस तरीके से आप याद रखते हो मैं उस तरीके से लिख देता हूं, मतलब जो तरीका आपको पसंद है पहले तो वो तरीके पे बात कर लेते हैं। अगर एक fx है और दूसरा gx है, और अगर आपको इन दोनों के गुणा का डैश निकालना है, यहां पर भी वही बात लिखी, डी बाई डी एक्स का मतलब डैश निकालना ही होता है, डैश मतलब अवकलज। तो आप पहले किसी भी एक फलन का अवकलज निकाल दो, प्लस दूसरे फलन को रहने दो, और उसके बाद पहले फलन को रहने के बाद दूसरे फलन का अवकलज निकाल दो, है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी कह सकते हैं कि f और g अगर नाम के दो फलन है तो f और g के गुणा का जो डैश होता है उसमें हम f डैश g करते हैं, प्लस f को रहने के बाद g का डैश करते हैं। ऐसा है, मतलब पहले एक का अवकलन करो, दूसरे को रहने दो गुणा में प्लस करो, फिर पहले को रहने दो दूसरे का अवकलन करो। और इस केस में छोटी सी बात आपको यहां पर यह ध्यान आएगी, मतलब इसका प्रूफ कहां से आया ये हम कक्षा 12वीं में देख लेंगे जब हम लघुगणक अवकलन देखेंगे, अभी नहीं। डन। प्रश्न नंबर या चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा उपयोगी है। अगर दो फलनों का भाग है ना, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मतलब ऐसे याद रख लो कि जैसे मान लीजिए एक फलन f है और दूसरा फलन g है, और आपको पहले फलन का बटा दूसरा फलन का अवकलन निकालना है। अब ऐसा किस में होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहा tan x का अवकलन निकालो, तो sin x और cos x का अवकलन पता है तो tan x का निकल जाएगा। कैसे? वो ऐसे, f बटा g नाम का अगर अवकलन हो तो सबसे पहले आप f का अवकलन कर दो, g को रहने दो पहले ऊपर वाले का। देखिए गुणा नियम में क्या था, किसका अवकलन पहले करना था ये जरूरी नहीं है, आप पहले g का करो, f को रहने दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर f का करो, g को रहने दो। लेकिन यहां उल्टा है, पहले आपको ऊपर वाले का अवकलन करना जरूरी है, माइनस नीचे वाले का अवकलन और नीचे वाले का वर्ग, ऐसा कुछ ये होता है नियम। और इन गुणन नियम और भाग नियम को u और v से याद रखा जाता है कि अगर u और v नाम के दो फलन है तो आप पहले u का अवकलन करो, v को रहने दो, फिर v का अवकलन कर दो। सामान्य तौर पर नहीं ऐसे लिखा जाता है, f और g भी नहीं लिखा जाता। या फिर लिखा जाता है कि अगर u बटा v नाम का एक फलन है तो आप क्या कीजिए, आप u का अवकलन करके v को रहने दीजिए, माइनस u को रहने दीजिए v का अवकलन और v का वर्ग। इस तरह से इन्हें याद रखा जाता है। तो आप चाहे आपकी किताब में f बटा g दिया हो या u बटा v दिया हो, फर्क नहीं है, दोनों चीज सेम ही है। डन है क्या? ठीक ठीक, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 6, किसी धन पूर्णांक n के लिए fx बराबर x की घात n का अवकलज n गुणा x की घात n माइनस 1 है। अब इसे अपन हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको एक फलन दिया है fx का मतलब है x की घात n। अब ये n क्या हो, दिक्कत की कोई बात नहीं है, n 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है। और हालांकि यहाँ धन पूर्णांक है लेकिन n भिन्न भी हो सकता है, ऋणात्मक भिन्न भी हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, लेकिन अपन को धन पूर्णांक के लिए दिया है और हमें इसे सिद्ध भी करना है, ठीक है। तो अगर आपको fx ऐसा दिया है तो क्या आप मेरी एक बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि fx का f डैश x अगर हम निकालने जाएंगे
तो उसके लिए सूत्र ये निर्धारित किया हुआ है और इस सूत्र से हम तनिक भी नहीं डिगेंगे। डन है क्या? ओके, अब देखो यार, अगर आपको x प्लस एच निकालना हो तो ये ऐसा है, x प्लस एच की घात n, ऐसे ही आएगा ना। तो यहां पर आपने लिखा f डैश x बराबर लिमिट h गया शून्य के आसपास x प्लस एच की घात n माइनस x की घात n बटा h। और अगर आपको दिखा हो तो ये वाला जो पार्ट है यहां द्विपद प्रमेय लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या लगा सकते हैं हम? द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं। और द्विपद प्रमेय में a प्लस बी की घात n के बारे में आपको जानकारी है। तो चलिए मैं पहले वाले भाग में द्विपद प्रमेय लगाता हूं, सवाल जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। f डैश x बराबर लिमिट h गया 0 के आसपास, ठीक है, और यहां तो h मिलेगा। द्विपद प्रमेय पहले में लगाई तो क्या मिलेगा? nc0 x की घात n प्लस nc1 x की घात 1 कम कर दो, h का गुणा कर दो, ठीक है। फिर nc2 x की घात 1 और कम कर दो, h के वर्ग का गुणा कर दो। ऐसे आपको कहां तक जाना है? तो हमें बताया जाता है कि ऐसे हमें जाना होता है आखिरी पद तक, जो कि होता है NCN, जिसमें h की घात n हो जाती है। क्या आपने द्विपद प्रमेय को ऐसे ही पढ़ा था? माइनस x की घात n, माइनस तो था ना पहले से ही है। डन है क्या? अब देखो यार, आपको यह भी पता है कि NC0 1 के बराबर होता है, तो NC0 x की घात n इस x की घात n से कट जाएगा। ये चीज अपन कई बार पहले भी कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल द्विपद प्रमेय में किए थे, पिछली बार सीमा निकालते समय भी हमने इसे किया था। तो ये पद इस पद से कटा। अब जितने भी पद हैं, देखिए पहले पद में h एक भी बार नहीं था, दूसरे पद में 1 बार है, तीसरे पद में 2 बार है, तो अब हर पद में आपको h एक एक बार तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अगर आपको हर पद में एक एक बार h मिलेगा, या फिर सीधा सीधा अगर ये और ये आपस में कट जाते हैं, तो आप जितने भी h हैं उनसे इस h को भाग दे दो। यहां से h गया तो बचा nc1 x की घात n माइनस 1। दूसरे में ये वाले h से h का वर्ग कटा तो एक ही बार कट सकता है यार, तो ये h मिल जाएगा। ऐसे लेकर आखिरी वाले तक गए तो NCN h की घात 1 कम हो जाएगी, बस ऐसे देख लो फटाफट फटाफट। क्या ये बात क्लियर है? देखो x की घात n माइनस 1, ये पहले वाले h से h कटा, फिर उसके बाद यहां h का वर्ग था, h एक बार कट पाएगा, अगले वाले में h की घात 3 होगा, वहां h एक बार कट पाएगा, 2 बच जाएंगे। ऐसे ये n है, एक बार कटेगा तो n माइनस 1 बच जाएंगे। अब जब आप सीमा रखते हो लिमिट की, h 0 है, क्या ये एक फलन ऐसा था जो 0/0 रूप का था? रख के देख लो, h का मान 0 रखते तो x की घात n माइनस x की घात n बटा h 0/0। तो इसे हमने एक बहुपद फलन में बदल दिया, और जैसे ही बहुपद फलन में बदला, यहां आपने h का मान 0 रखा तो ये पूरा पद 0, यहां पर h का मान 0 रखा तो ये पूरा पद 0। मतलब इसके दूसरे पद के बाद जितने भी पद थे उन सभी में h एक एक बार था, सभी 0 हो गए। बच क्या गया? सिर्फ बच गया nc1 x की घात n माइनस 1। सो f डैश x जो है वो मिला, nc1 का मान तो n होता है ना, ऐसा कुछ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला, अगर किसी फलन में x की घात n है तो इसका जो अवकलज होगा वो n गुणा x की घात n माइनस 1 होगा। अब आपको वहां पर यह कहा गया है कि n जो है वो एक अचर है, मतलब यहां ये कहा गया कि n एक धनात्मक संख्या है, लेकिन ना धनात्मक पूर्णांक है, आप ऋणात्मक लोगे तो भी चलेगा, दिक्कत की बात नहीं है। इससे आप ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र सभी निकाल सकते हैं। कैसे? आइए मैं बताता हूं। देखो, अगर x की घात n का अवकलज
n गुणा x की घात n माइनस 1 है। क्या हो अगर n की जगह 1 हो जाए, है ना, क्या हो यदि n की जगह पर अपन 1 लिख दें, तो यदि n की जगह पर 1 लिखोगे तो ये बन जाएगा x की घात 1, इसका जो अवकलज है ना, वो हो जाएगा 1 गुणा x की घात 1 माइनस 1, मतलब 1 गुणा x की घात 0, जिसका मतलब 1। अच्छा, इस पे एक दो उदाहरण देख लो, तो चाहो तो देख लो। जैसे आपसे कहा जाए कि x की घात 100 का अवकलज निकालिए, तो हमने कहा कुछ नहीं, ये 100 को सामने लिख दो और घात 1 कम कर दो, फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही फिर आपसे कहे कि अगर n का मान 2 हो जाए तो क्या करोगे, तो x का वर्ग, इसका अवकलज, तो इसके अवकलज के लिए कुछ नहीं करना, 2 को सामने लिख दो और x की घात 1 कम कर दो। 2 का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, x की घात 2 माइनस 1, x की घात 1, और जिसका मतलब 2x। ठीक है, 1/x का मतलब पता है कितना है, 1/x का मतलब है x की घात 1 माइनस 1। जैसे अगर आप 1/x का अवकलज निकालना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात माइनस 1। अगर x की घात माइनस 1 का अवकलज निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले माइनस 1 को सामने लिख दीजिए और घात 1 और कम कर दीजिए, तो माइनस 1 तो -2, तो ये मिला -1 गुणा x की घात -2, जिसका मतलब -1 x की घात 2। यही तो सूत्र है जो अपन ने निकाला था। तो ये तो हमने प्रथम सिद्धांत से किया था, ये किया है सूत्र से। ये जो सूत्र है इसे कहा जाता है प्रथम सिद्धांत। सारी चीजें आपको पता है एक साथ क्यों नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें बताने का बहुत है। अगर मैं सारी चीजें एक साथ बताने लगा तो शायद आप अवकलज को पढ़ेंगे भी नहीं। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है प्रथम सिद्धांत। किसका, अवकलज का। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। डन डन। तो इस तरह से इस सूत्र को आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन इन सब को हटाकर अब जो मेन मुद्दे की बात है उसे लिख लेते हैं। देखो ये तीनों जो है वो इससे बन चुके हैं, तो इनका कोई काम नहीं अब, है ना। बस याद रखना कि x का अवकलज 1 होता है, x की घात n का अवकलज n गुणा x की घात n माइनस 1, x की घात 50 का अवकलज 50 गुणा x की घात 49, x की घात 49 का अवकलन 49 गुणा x की घात 48। एक एक कम करते जाओ घात में, और कुछ नहीं है। डन है क्या। अभी तो और भी ऐसे सवाल आएंगे, बहुत सारे फलन और भी आएंगे, त्रिकोणमितीय फलन भी हमें देखना है बहुत सारे, मतलब चिंता की बात नहीं है, अपन बहुत सारे फलन देखने वाले। एक टेबल बनेगी आप लोगों के सामने बहुत बड़ी। डन है क्या। चलिए, बहुपद और त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज। ठीक है, तो बहुपद फलन का अवकलज जो है ना वो कर चुके हो आप लोग। कैसे, बहुपद फलन का मतलब क्या होता है, बहुपद फलन का मतलब होता है x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1, x की घात 3 का अवकलज अभी सूत्र बताया, x की घात n वाला, 2x का अवकलज भी अभी बताया। तो क्या मुझे एक छोटा सा कमेंट, मतलब एक छोटा सा जवाब लिख के बता सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुपद फलन है fx बराबर x की घात 600 माइनस 5x की घात 200 प्लस 3x की घात 99 माइनस 1, इसका अवकलन क्या होगा। फटाफट एक बार कमेंट करके दिखाओ यार। तो देखो इसमें ना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं या अवकलज निकालते हैं तो f डैश x हम लोग निकालने जा रहे हैं। सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। हमने सूत्र पढ़ा है कि जो भी x की घात में होगा, अगर हम इसका अवकलज निकालें तो भाई साहब ये सामने आ जाएगा और यहां पर घात 1 हो जाएगी कम, खत्म। तो यहां ये 600 सामने आ जाएगा और ये x की घात 1 कम हो जाएगी, मतलब 599 माइनस 5 जैसा है वैसा लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई अचर संख्या है फलन के आगे तो उसको हमें छेड़ना नहीं है, जैसी लिखी वैसी लिखी रहने दो। और उसके बाद ये 200 सामने आ जाएगा, x की घात 1 कम हो जाएगी, मतलब 199।
ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसे एक फलन माना, इसे एक फलन माना, और मैंने देखा है कि जब दो फलनों का जोड़ या घटाव होता है तो दोनों फलनों का अवकलन करने के लिए आप दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करके जोड़ या घटाव कर दे, जो भी चीज है। उसके बाद ये 3 यहां है, हम 3 को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो x की घात 99 है इसे लिख सकते हैं 99 x की घात 98 माइनस एक, चूंकि एक अचर संख्या है और अचर संख्या का जो अवकलज होता है वो सदैव शून्य होता है, तो अचर संख्या का अवकलज जो है वो शून्य है। इस सिद्धांत के हिसाब से इस फलन का जो अवकलन हुआ है वो ऐसा हुआ है 600 x की घात 599 माइनस 1000 x की घात 199 प्लस 99 का 3 में गुणा करोगे तो 297 x की घात 98। बस इतना सा फॉर्मूला वही लगा, एक तीनों में लगा, वो लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल्स फंक्शन को या बहुपद फलनों का अवकलन कर सकते हैं। ठीक, बहुपद फलन अपन जानते हैं, बहुत सारे पद मिल जाएं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो बहुपद बन जाता है। ये इस पर बहुत सिंपल सवाल और सबसे सरल अवकलन यही है। ठीक है, और ये दिया हुआ भी यहाँ पर, चाहो तो नोट कर लो, अगर ये दिखने में अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लग रहा तो जैसा मैंने बताया वो भी सही है। मतलब यहाँ पर ऐसा एक बहुपद है, बहुपद फलन को ऐसे लिखते हैं a1 पहले x की घात n होती है, फिर x की घात एक और कम हो जाती है, फिर एक और कम हो जाती है। तो सर आपने जो सवाल दिया उसमें x की घात 600 थी, तो वह फिर उसके बाद घात एक और कम क्यों नहीं हुई, फिर एक और कम क्यों नहीं। बहुपद फलन वास्तव में जैसे एक ट्रेन होती है ना, ट्रेन, ठीक है, मान लीजिए ट्रेन का जो इंजन है वो ये x की घात n वाला पद है। ठीक, मतलब ये जरूरी होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपने बहुत सी, और ये जो पद है वो जो ट्रेन का पीछे गार्ड का डिब्बा होता है ना, वो होता है। तो ट्रेन में अगर गार्ड का डिब्बा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, इंजन तो होना चाहिए। अब ट्रेन में इंजन अगर है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितनी बोगियां हैं। 1 बोगी की ट्रेन भी हो सकती, 2 बोगी की भी हो सकती, 50 बोगी की भी हो सकती है, बशर्ते इंजन कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात ये सही है कि ट्रेन के अंदर जो इंजन है उसका काम करता है ये बताता है कि बहुपद की घात कितनी है। अगर यहाँ सबसे बड़ी घात 50 है तो बहुपद की घात 50 है। खैर, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, इस n को सामने लिख देंगे, एक घात कम कर देंगे, उसके बाद इस n-1 को सामने लिख देंगे, एक और घात कम कर देंगे। अपन बहुपद फलन को ऐसे याद न रखते हुए, आपकी किताब में दिया है और ऐसी चीजों को हम याद नहीं रखते, हम समझते हैं। देखो कैसे, इस प्रश्न पर आते हैं। 6x की घात 100 माइनस x की घात 55 प्लस x के अवकलज का परिकलन कीजिए, मतलब आपने इसे माना y, 6 गुणा x की घात 100 माइनस x की घात 55 प्लस x। अब इसका अवकलज आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। पहला तो है प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत मतलब लिमिट ले लो, ठीक है ना। लिमिट निकालने के बाद x प्लस h की घात जो है वो 100 निकालो, x प्लस h की घात 55 निकालो, इसे हल करने की कोशिश करो, ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमने प्रथम सिद्धांत से जो सूत्र निकल कर आए उन सूत्रों का प्रयोग करके हल करेंगे। मतलब हमने जब इसे प्रथम सिद्धांत से याद कर लिया है तो हम बार बार जहां इसकी जरूरत पड़ेगी प्रथम सिद्धांत क्यों लगाएंगे। जब हमें पता है कि x की घात, सुनना ध्यान से, चूंकि x की घात n का जो अवकलन होता है वो n गुणा x की घात n-1 होता है, तो यहां पर dy बटा dx जो है वो 6 तो यहां पर है, 100 गुणा x की घात 99 माइनस 55 गुणा x की घात, एक और कम कर दो भाई साहब, घात कम करते जाओ एक एक यार, ठीक। और ये जो x है ना, इस x को लिख सकते हैं x की घात 1, तो ये 1 सामने आ जाएगा, और x की घात 1 माइनस 1, मतलब घात कम कम करते जाओ। यहां 100 थी तो मैंने 100 माइनस 1 99 कर दी, तो भाई साहब dy बाई dx जो है सूत्र की मदद से 600 x की पावर 99 माइनस 55 x रेज टू पावर 54 प्लस 1 दैट इज x रेज टू पावर 0। x की पावर शून्य का मतलब होता है 1,
तो ये तो हो गए शून्य, खत्म बात। तो इस तरह से इस फलन का ये अवकलन है, और मेरा यकीन मानिए अवकलन बहुत सरल है। जब तक आप समाकलन नहीं पढ़ते आपको सब कुछ कठिन लगने लगता है। ये मतलब कक्षा 11वीं 12वीं का जो गणित है ना, उसके बारे में एक जनरल सा स्टेटमेंट है, वो बता देता हूँ। जब तक आप समाकलन नहीं पढ़ते आपको सब कुछ कठिन लगता है। जब आप समाकलन पढ़ना शुरू करते हैं आपको सब सरल लगने लगता है कि यार इसके कंपैरिजन में तो वो सरल था। हालांकि सब कुछ सरल है अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करते रहे तो। डन। प्रश्न नंबर 13 समाप्त, या उदाहरण नंबर 13 समाप्त। तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना इससे। x बराबर 1 पर fx बराबर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स की घात 2 एक्स की घात 3, इसका अवकलन का परीक्षण कीजिए या अवकलज ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, आपको दिया है fx बराबर कितना, fx बराबर 1 प्लस एक्स का वर्ग प्लस एक्स की घात 3। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा x की घात 4, उसके बाद आएगा x की घात 5, ऐसे लेकर यहां आखिरी में आएगा x की घात 47, बिल्कुल सही है, x की घात 48, ये भी आएगा, 50 तक जाना है ना, x की घात 49 और x की घात 50। अब एक छोटा सा मतलब गलती ये भी कर सकते हो आप कि सर पहले x का मान 1 रख दे बाद में अवकलन निकाल ले। नहीं, पहले अवकलन निकालना है बाद में x का मान 1 रखना है। x बराबर 1 पर चेक करना है वो तो ठीक है, लेकिन पहले इस फलन में हम क्या निकालेंगे, फलन का अवकलन x के रूप में। फिर बाद में x बराबर 1 रख देंगे तो x बराबर 1 पर अवकलन आ जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 पर आ जाएगा अवकलन, x बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 पर अवकलन आ जाएगा। ठीक, सूत्र क्या था, सूत्र वही था, एक ही सूत्र है जो यहां लगने वाला है। कौन सा, x की घात n का जो अवकलन है वो हो जाता है n गुना इसकी घात 1, कम कर दो। सो फाइनली 1 का अवकलन, चूंकि एक अचर पद है, इसका अवकलन 0, x का अवकलन 1, x की घात 2 सामने आ जाएगा, घात 1 कम हो जाएगी, 3 सामने आ जाएगा, घात 1 कम हो जाएगी, 4 सामने आ जाएगा, घात 1 कम हो जाएगी, 5 सामने आ जाएगा, घात 1 कम हो जाएगी। देख लो आपको क्या करना है, x की घात 3 का अवकलन निकालना है, तो 3 सामने आ गया, घात 1 कम हो गई सूत्र के हिसाब से, प्लस यहां पर 4 सामने, घात 1 कम, ऐसे लेकर डॉट 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 47 सामने, x की घात 46, 48 सामने, x की घात 47, मतलब एक घात कम करनी है ना, ध्यान रखना, 49 सामने, x की घात 48, और आखिरी में आएगा 50, और यहां x की घात 49। अभी आपको मजा आएगा। x बराबर 1 पर आपको निकालना है अवकलन, तो आपने जहां जहां x था ना वहां वहां रख दिया 1, तो इसे 1 रखने से तो फर्क पड़ा नहीं, ये हो चुका। अच्छा, 0 तो 0 है, 1 की जगह 1, x बराबर 1 रखोगे तो 2x का मतलब 2, यहां पर x की घात 2 मतलब 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4, मतलब x बराबर 1 रखने पर जितनी भी घातें हैं उन सभी का मान 1 आएगा। तो आप कहां तक जाएंगे, ऐसे जाएंगे डॉट 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 डॉट, आखिरी में आपको मिलेगा 47, फिर 48, फिर 49 और अल्टीमेटली 50। x बराबर 1 रखो सब में, सारी घात 1 की घात 47, 1 की घात 48, सबका मान 1 ही तो होता है। तो भाई साहब आपको f-1 जो है वो ऐसा दिया। ये 1 का 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं, +5 डॉट 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 47, 48, 49 और 50 अप टू 50। अच्छा, ये वाला योग कैसे निकाला जाता है, तो ये वाला योग निकालने के लिए हमने सूत्र पढ़ा है कि पहली n प्राकृत संख्याओं का योग n गुणा n प्लस 1/2 होता है। n मतलब 1 से लेकर अगर n तक की प्राकृत संख्या, यहाँ 1 से लेकर कहां तक है, 50 तक, तो मैंने कहा f-1 बराबर 50 गुणा 50 प्लस 1/2, तो 25 गुणा 51। ठीक, 25 एकम 25, ठीक है, बच गए 5, 25 पंजे 125 और 5 130, तो 1305 आपका जवाब होना चाहिए यहां पर। डन है क्या, अब है तो है, नहीं है तो नहीं है। देख लो एक बार फिर से, लेट्स चेक।
ठीक है, 25 एकम 25 बचे 2, 5 नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलती हो रही ना थोड़ी सी, ठीक है, 25 पंजे 125 और ये 27 25 करेक्ट है, डन है। सो ये 5, हाँ जी सर करेक्ट है। सो इस तरह से इस सवाल का जवाब आप लोग कर चुके हैं, चिंता की कोई बात नहीं है यहाँ पर भी। प्रश्न नंबर 14 समाप्त। पर अब कहानी शुरू होगी ऐसे कुछ सवालों की। इसका अवकलज कैसे निकालें, तो 2 तरीकों से निकाल सकते हो। 2 तरीकों से कैसे, देखो fx बराबर, पहला तो इसे ऐसा लिख दिया, मेथड नंबर 1 है ना, मैं आपको 2 अलग अलग तरीकों से इसका जवाब निकाल के दिखाऊंगा। पहली बात मेथड नंबर 1, और आप चाहें तो इसको 3 अलग अलग मेथड से निकाल के देख सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। मेथड नंबर 1 fx जो है, इसको अपन ने ऐसा लिखा था x + 1/1। अगर मैं x को अलग अलग कर देता हूं, मतलब x/x लिख दूं और 1/x लिख दूं, सो अल्टीमेटली जो fx है वो बनेगा 1 + 1/x। हाँ ऐसे ही ना, तो ये जो fx है, अब ये बनना चाहिए कुछ ऐसा, इसे लिख दिया 1 + x की घात -1। हमें सूत्र पता है कि x की घात n का जो अवकलन है, सूत्र क्या होता था कि x की घात n का जो अवकलन है वो n गुणा x प्लस की घात n - 1 हो जाती है। ठीक, तो यहां से अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो f' बराबर 1 का अवकलन तो 0 प्लस x की घात -1 का अवकलन -1 सामने और x की घात -1 तो f' बराबर -1 x की घात -2 और f' बराबर -1/x की घात 2। इस तरह से आप पहले तरीके से जवाब निकाल सकते हैं, सिंपल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड नंबर 2। ये थोड़ी अलग है, लेकिन चूंकि हमें प्रैक्टिस करनी है सवालों की, तो मुझे इस मेथड को भी आपको हल कराना पड़ेगा। मान लीजिए जो fx है वो 2 फलनों का भाग है, एक fx दूसरा gx। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो fx है ना, ये जो fx है, ये दिया है x + 1/x। आप मान लीजिए कि u नाम का एक फलन है x + 1 और v नाम का एक फलन है x, है ना। तो क्या इस fx को ऐसा लिखा जा सकता है fx बराबर u/v, और अगर आप u/v नाम के फलन का अवकलन निकालना चाहते हैं तो यहां पर डैश और यहां पर डैश, ठीक है। तो क्या ये मिलेगा, हमने सूत्र पढ़ा था कि हम जब 2 फलनों का भाग देंगे तो ऊपर वाले फलन का अवकलज नीचे वाले को रहने दो, माइनस नीचे वाले फलन का अवकलज ऊपर वाले को रहने दो बटा नीचे वाले का वर्ग। इसे सामान्य तौर पर ऐसे याद रखा जा सकता है, यही करना है ना। u और v आपके सामने है, तो आप u का अवकलन निकालिए। u का अवकलन देखिए, x का अवकलन 1 का अवकलन 0, तो इस x का अवकलन 1 होता है, 1 का अवकलन 0। याद रखना कुछ कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं। x का अवकलन सदैव कितना, 1, और v का अवकलन अगर आपसे निकालने का बोले तो ये भी 1। ठीक है, तो f' बराबर u का अवकलन 1 गुणा x, v का मान देखो, u का अवकलन 1 रखा, v का मान x था तो सीधा सीधा रखा, माइनस u जैसा है उसको उठाकर रख दो, v का अवकलन फिर से 1 और यहां v का वर्ग मतलब x का वर्ग, x से x गया, बच गया -1, सो -1/x का वर्ग। इस पर अपन और भी सवाल करने वाले हैं, लेकिन चूंकि हमने इस मेथड को अभी तक पढ़ा नहीं है तो मैंने एक बार आपके सामने लाने की कोशिश की है। चिंता की बात नहीं, इस पे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। डन है क्या? चलिए प्रश्न नंबर 15 समाप्त। प्रश्न नंबर 16, साइन x के अवकलज का परिकलन कीजिए। और यहां से शुरू होती है त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज की कहानी, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की कहानी।
त्रिकोणमितीय फलन के बेसिकली हमारे पास मूल रूप से 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय फलन से आप बाकी के 6 त्रिकोणमितीय फलन भी बना सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। अगर आपको साइन 2x बनाना है तो वो साइन एक्स और कॉस एक्स की मदद से बन जाता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस 2x बनाना है तो वो भी साइन एक्स और कॉस एक्स की मदद से बन जाता है। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन आप देखेंगे दुनिया में, वो इन 6 फलनों से ही जन्म लेते हैं, है ना। जो भी त्रिकोणमितीय फलन था आप उसको सरल करके इन 6 के रूप में किसी न किसी जवाब को लिख सकते हैं। तो हमें इन 6 का अवकलन तो याद रहना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। ये यहां से हम एक उदाहरण को हल नहीं कर रहे हैं, यहां हम एक सूत्र को भी हल कर रहे हैं। हम एक सूत्र को यहां डिराइव कर रहे हैं। आपको किसी प्रश्न में, आपकी परीक्षा में आपको लिखा आ सकता है कि साइन एक्स के अवकलन का परीक्षण कीजिए प्रथम सिद्धांत द्वारा, तो भी यही आंसर होगा। आपको सिर्फ लिखा जाए कि साइन एक्स का परिकलन कीजिए और आपको 3-4 नंबर का सवाल हो, मतलब आपको करना प्रथम सिद्धांत से ही है। तो अगर आपने इसे माना कि यार ये है y बराबर, और ये माना ये साइन एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है, डन, ठीक है। अगर आप इसका अवकलन निकालने की कोशिश करते हैं एफ डैश एक्स, तो ये बनेगा लिमिट h जाए 0 के आसपास, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स भाग दे दो h से, ठीक है। तो अगर मुझे साइन एक्स का अवकलन किसी भी बिंदु पर निकालना है, मतलब साइन एक्स के अवकलन का सूत्र निकालना है, तो लिमिट h गया 0 के आसपास, साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, h से दे दिया अपन ने भाग, डन है क्या। अच्छा, क्या आपको साइन ए माइनस साइन बी या साइन ए प्लस बी का सूत्र याद है? साइन ए प्लस बी क्या होता था, रिवाइज करा दूं, मुझे पता है याद नहीं होते पहली बार में, है ना। साइन ए प्लस बी कुछ नहीं यार, एक बार साइन एक बार कॉस, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है क्या, इतना ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से ये जो एफ डैश एक्स है, क्या वो लिखा जा सकता है ऐसा, लिमिट h गया 0 के आसपास, साइन x प्लस वाई, मतलब साइन a कॉस b, या साइन a की जगह साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, और y की जगह लिखा है h, ऐसा ही कुछ है, a और b माइनस साइन x, बहुत अच्छी बात है। h से दे दिया जाए भाग, ठीक है ना, ओके ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अगर आप सोचने की कोशिश करो कि जब h 0 के आसपास जाएगा तो cos h 1 बनेगा, इस 1 को साइन x से गुणा करोगे तो साइन x रहेगा, साइन x में से साइन x गया तो कुछ नहीं बचा। मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या बोला, जब h 0 के आसपास जाता है तब cos h 0 हो जाता है या 1 हो जाता है, तो 1 गुणा साइन x, साइन x से साइन x गया, तो आपके सामने ये जो f डैश x है उसमें इतनी सी चीज बची है बस, लिमिट h गया 0 के आसपास, cos x साइन h बटा h। अब एक बात बताऊं, इस लिमिट में आप cos x का कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि cos x h पर निर्भर नहीं कर रहा है, जो सीमा है वो किस में लगी है, h में लगी है, मतलब 0 पर कौन जा रहा है, h जा रहा है, x जा रहा क्या नहीं, x के बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। अगर x के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो h के लिए ये cos x कुछ नहीं है, मतलब cos x अपनी दुनिया में अलग जा रहा है, h अपनी दुनिया में अलग जा रहा है, तो इस f डैश x को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसे अब मैं गणित की भाषा में बोलूं कि चूंकि
सीमा लगी है h में, इसलिए x h पर निर्भर नहीं करता। cos x को हम बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट h गया शून्य के आसपास, साइन h बटा h। मैंने कहा था ना ये बड़े काम की चीज है, साइन h बटा h। जब h शून्य पर जाए भाई साहब साइन h बटा h तो 1 हो जाता है। सो f डैश x cos x गुणा 1। सो फाइनली वी कैन से कि यार ये जो f डैश x है मतलब साइन x का जो अवकलन है वो cos x आता है। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी। तो f डैश x बराबर cos x, तो एक और नया सूत्र यहां आ जाता है कि साइन x का जो अवकलन है, किसका? साइन x का अवकलन, साइन x का अवकलन आएगा cos x। मतलब अगर आपसे पूछे कि साइन x का अवकलन x बराबर पाई बटा 3 पर निकालो, तो साइन x का अवकलन cos x होता है, तो cos पाई बटा 3 साइन x का x बराबर पाई बटा 3 पर अवकलज है। ठीक है, मतलब जहां जहां साइन x का अवकलज पूछेगा मैं वहां वहां cos x लिख दूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। डन है क्या? ओके। वैसे ही हमारे सामने cos x का सूत्र भी आ सकता है, मतलब वो आपकी किताब में नहीं है, मतलब इन उदाहरण में नहीं है। अगर cos x के बारे में बात करें तो यहाँ cos x प्लस h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और इसे इसी तरह से हल करोगे तो मैं लिख देता हूं, आगे आएगा तो हम उसको जरूर हल कर लेंगे। cos x का जो अवकलज है वो आएगा माइनस साइन x, साइन x का अवकलज cos x का अवकलज माइनस साइन x। डन डन, नोट कर लो, अगर कर लिया तो अच्छी बात है। चलिए इसे भी चाहो तो नोट कर लो, ये आपकी एग्जाम में आने के चांसेस पूरे होते हैं। ओके, tan x के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको cos x का अवकलज निकाल दिया है, tan x जो होता है ना वो sin x बटा cos x होता है। तो आप इसका अवकलन दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो प्रथम सिद्धांत द्वारा जैसा कि अपन ने sin x का निकाला, या फिर tan x को u बटा v मान लो, जहां u तो sin x होगा और v cos x होगा। tan x तो यही होता है sin x बटा cos x। तो दूसरा तरीका ये कि tan x जो है वो दो फलन का भाग है और दोनों फलनों का अवकलज मुझे पता है, ठीक, sin x और cos x। तो एक बार इस चीज से हल करके देखो कि कितना आंसर आता है tan x का अवकलन sin x और cos x की मदद से। तो यहां दो विधि से मैं आपको इसका अवकलन निकाल के दिखाऊंगा, दोनों विधि से जवाब सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस विधि से हमें आसानी होती है। यहां बोला है कि tan x के अवकलन का परिकलन कीजिए, इसका मतलब है कि आपको निकाल के दिखाना है कि tan x का अवकलन ये होता है। तो पहली विधि है जिसका आप बहुत ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं, वो है प्रथम सिद्धांत। अब प्रथम सिद्धांत विधि क्या है, फटाफट इसके बारे में बात करो। देखो यार, प्रथम सिद्धांत विधि के बारे में जब मैं बात करता हूं तो tan x जो है उसे मैंने लिखा कि लेट fx बराबर tan x। तो अगर मैं यहां पर f डैश x निकालने जाता हूं तो मुझे पता है कि मुझे एक छोटा सा सूत्र लगाना होता है, लिमिट h जाए शून्य के आसपास, f x प्लस h माइनस fx बटा h, ऐसा कुछ। अब अगर मैं x की जगह fx लिखना चाहूं तो सीधी सीधी बात है, इसे लिख सकते हैं f डैश x बराबर लिमिट h गया शून्य के आसपास tan x प्लस h माइनस tan x भाग दे दो h से, ऐसे ही है। अब ये tan x प्लस h के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप इसके बारे में कहना चाहते हैं? तो देखिए tan x प्लस h जो है इसे अपन tan a प्लस tan b वाले सूत्र से हल कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई दूसरा जवाब होगा। क्या मैं इसे tan a प्लस tan b से हल कर सकता हूं? ये तरीका ठीक है, या फिर यहां मैं इसे sin x प्लस h और cos x प्लस h लिखने की कोशिश करता हूं। तो मतलब दोनों में से जो आपको सही लगे, f डैश x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट h गया शून्य के आसपास, है ना, tan x को लिखा या tan x प्लस h को लिखा sin x प्लस h,
भाग दे दो cos x प्लस एच से माइनस साइन x बटा cos x, और यहां h तो आपके जीवन में हमेशा भी रहेगा ही रहेगा। ये कुछ लघुत्तम अगुत्तम लेके आप कुछ कर सकते हो क्या यहाँ पे? हाँ कर सकते हो। f डैश x बराबर लिमिट h गया शून्य के आसपास, cos x को sin x से गुणा किया तो cos x गुणा sin x प्लस एच माइनस sin x गुणा cos x प्लस एच। भाग में आपके सामने h तो है ही है, लेकिन cos x प्लस एच भी आ जाएगा, cos x भी आ जाएगा और h भी आ जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले एक सूत्र पढ़ा था sin a प्लस बी। अगर आपको वही सूत्र में sin a माइनस बी के बारे में पूछूं तो sin a माइनस बी का मतलब होता है, अगर देखोगे ध्यान से तो sin a माइनस बी का मतलब है एक तो sin a लिखा हो, उसके साथ cos b लिखा हो, माइनस का चिन्ह हो, sin b लिखा हो, या सबसे पहले cos a लिखा हो, sin b लिखा हो। तो आप इस सूत्र में देखो ध्यान से, एक cos है, एक sin है, एक sin है, एक cos है। अब यहां अगर a और b पहचान लो तो आपका काम हो जाए। a और b पहचान लो, मतलब ये जो f डैश x है इसको लिख सकते हैं लिमिट h गया शून्य के आसपास, क्या ये a है sin a cos b माइनस cos a sin b, तो यहां से ये बन जाएगा sin a माइनस b। a का मतलब x प्लस एच माइनस x बटा cos x प्लस एच गुणा cos x। h तो अभी भी है, a क्या था x प्लस एच, b क्या था x था। सो अल्टीमेटली अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो लिमिट h गया शून्य के आसपास, ऊपर बच गया sin h, नीचे cos x प्लस एच और cos x, ठीक है, तो cos x प्लस एच गुणा cos x गुणा h। इसको लिखने में थोड़ी परेशानी, मतलब साफ साफ नहीं दिखेगा, अपन थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको। सब कुछ एक लाइन में होना चाहिए, है ना जी, ठीक है। तो लिमिट h गया शून्य के आसपास, ये जो 1 बटा cos x प्लस एच है, इसे और cos x को तो अपन एक साथ लिख देते हैं। यहां ऊपर बच गया sin h है, तो ये sin h को मैं h से भाग दे देता हूं। क्या x जब शून्य पर जाएगा sin h बटा h 1 हो जाता है? हो जाता है। यहां h को शून्य पहुंचाओगे तो x प्लस एच बच जाएगा x, तो यहां पर cos x और यहां पर cos x बच रहा और कुछ नहीं बच रहा। देख लो x का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो h का बिगड़ेगा क्योंकि h शून्य पर जा रहा है। तो ये h को शून्य रखा तो ये cos x हुआ, sin h बटा h तो 1 हो ही जाता है। तो क्या ये f डैश x 1 बटा cos x गुणा 1 बटा cos x का आंसर है, मतलब cos का वर्ग x आपका आंसर है। और मेरी बात मानिए, cos के वर्ग x को अपन tan का या sec का वर्ग भी लिख सकते हैं, मतलब जब tan x की बारी आती है तो इसका डिफरेंशिएशन sec का वर्ग x भी होता है, क्योंकि 1 बटा cos का वर्ग sec का वर्ग होता है। दैट्स इट, डन। ये था पहला नियम, ठीक है। ये क्या था? प्रथम सिद्धांत था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा हम लोगों ने सॉल्व किया, चिंता की बात नहीं है। अब यदि इसी सवाल को मैं दूसरी विधि से करूं, दूसरी विधि है कि हमने इसे दो फलनों का भाग मान लिया, ठीक है। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, आसानी से आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रख लेना बस समझने का। दूसरी विधि नंबर 2। अब ये विधि नंबर 2 क्या कहती है? ये कहती है कि आप ना tan x को sin और cos में बदल दो, मतलब sin x एवं cos x का प्रयोग करके। अब एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे आप tan x का निकालोगे ना अवकलज, वैसे आप cot x का भी निकाल सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है मेरी साइड से, करके आप ना कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोग cot x का होमवर्क निकाल सकते हैं ये वाली विधि से ना।
ये वाली विधि ऐसी है कि माना आपको पता है कि जो tan x है वो sin x बटा cos x है, ठीक है। चूंकि तो मान लो यार, माना tan x जो है ना वो fx के बराबर है, u जो है वो sin x के बराबर है, और v जो है वो cos x के बराबर है। इतना ठीक है? ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं कि एक fx है जो कि u बटा v रूप का है, तो क्या आप उससे प्रश्न को रिलेट कर पा रहे हैं? देखिए, u मतलब sin x, v मतलब cos x। इसका अवकलज निकालने का सूत्र हम लोग पढ़ के आए हैं सर। क्या? f डैश x बराबर, सबसे पहले u का अवकलज v को रहने दो, फिर u को रहने दो v का अवकलज, v का वर्ग, u का अवकलज u डैश। अब साइन का अवकलज तो आपको पता है कॉस होता है, v का अवकलज v डैश, कॉस का अवकलज माइनस साइन होता है। इसे याद रखना है आप लोगों को। ऐसा कुछ देख लो, साइन का अवकलज कॉस, कॉस का अवकलज माइनस साइन। तो आपके पास u है, v है, u डैश है, v डैश है। क्या आप यहां नहीं रख सकते f डैश x बराबर u डैश? u डैश मतलब cos x, v मतलब v cos x, माइनस u मतलब sin x, ठीक है। v डैश माइनस साइन x, भाग दे दिया जाए v के वर्ग से, v मतलब cos x, तो cos के वर्ग से भाग दे दिया। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो f डैश x जो है ना, cos गुणा cos मतलब cos का वर्ग x, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो साइन का वर्ग x, और यहां cos का वर्ग x। आपको पता है साइन का वर्ग x प्लस cos का वर्ग x तो 1 होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से ये तो हुआ 1 बटा cos का वर्ग x, और 1 बटा cos का वर्ग हुआ sec का वर्ग x। तो इस विधि से भी अपन ने वही जवाब निकाला, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि cot का अवकलन क्या होगा, मैं आपसे क्या पूछता हूं कि cot का अवकलन क्या होगा, तो आप शायद बता सकते हैं कि cot जो होगा वो cos बटा साइन होगा। देखो हवा में बात करते हैं अपन अभी। cot जो होगा वो cos बटा साइन होगा, तो यहां u की जगह cos आएगा, v की जगह साइन आएगा। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां cos है वहां वहां साइन साइन रख दो बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। जहां जहां cos है वहां वहां साइन, और मतलब जहां u है वहां cos रख दो, v की जगह साइन रख दो, u डैश की जगह माइनस साइन और v डैश की जगह cos। तो जब आप इसे हल करोगे ना तो एक माइनस साइन ऑटोमेटिकली पीछे सामने आएगा, और चूंकि v की जगह आप साइन रख रहे हो आपको मिलेगा कोसेक। तो यहां पे हल करते समय मैं लिख सकता हूं कि जब मैं cot का अवकलन निकालता हूं तो मुझे मिलता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये होता है सर जी, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है जीवन में। डन। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी समाप्त किया, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा था। प्रश्न नंबर 17 tan x के नाम पे। देखो त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, यही 6 होते हैं ना, ठीक। इन 6 का आप लोग 6 में से आपने 4 का अवकलन निकाल लिया है। अब मैंने कहा था कि इसके अलावा जो भी प्रश्न आएगा वो इन 6 से बन जाएगा। तो वो कैसे बोला था मैंने? ऐसे बोला था, ध्यान से देखो। प्रश्न है fx बराबर साइन का वर्ग x, जिसे आप लिख सकते हैं fx बराबर साइन x का साइन x में गुणा। यही लिख सकते हैं ना, साइन x का साइन x में गुणा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने माना क्या माना कि जो u है वो साइन x है, तो यहां u गुणा u है, चिंता की बात नहीं है। तो u का जो अवकलन होगा वो कितना होगा? cos x हो जाएगा। तो अगर आपके सामने कोई एक फलन है fx, है ना, अगर आपके सामने fx एक फलन है जो कि u गुणा u नाम या u गुणा v नाम का फलन था, तो
तो u गुणा v नाम के फलन का जब आप अवकलन करते थे तो आप सबसे पहले u का अवकलन करके v को छोड़ देते थे, फिर u को छोड़ के v का अवकलन करके जोड़ देते थे। अब यहां u और u दोनों समान है, इसका मतलब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपने sin x को u माना है ना, तो आप इस sin x का अवकलन कर दीजिए, दूसरे वाले sin x को रहने दीजिए, प्लस पहले वाले sin x को रहने दीजिए और दूसरे वाले sin x का अवकलन कर दीजिए। sin x का अवकलन cos x, तो f डैश x जो मिलेगा वो यहां पर तो मिलेगा cos x, साथ में sin x, प्लस यहां पर कितना मिलेगा sin x, साथ में cos x। अब ये sin x cos x दो बार आया तो क्या इसे लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x का जो अवकलन है उसे लिखा जा सकता है sin 2x। कितना? कक्षा 12वीं में एक चेन रूल पढ़ेंगे आप, उसकी मदद से इसे और सरल तरीके से निकाला जा सकता है। मतलब sin का वर्ग x का अवकलन कितना? sin 2x। चलेगा? फिनिश, खत्म सवाल। अब मैं आपको यहां एक छोटा सा सवाल और कराता हूं। ये सवाल खत्म हुआ ना? एक बात बताइए, अगर मैं आपसे cos के वर्ग का अवकलन पूछता तो क्या होता? अगर मैं कहता हूं कि ये चीज हल हो गई है, तो अपन इसे थोड़ा हटा देते हैं। मैं आपसे नया प्रश्न पूछता हूं। अब देखिए आप किस तरह से इन विधियों का प्रयोग करके हर सवाल का हल निकाल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि यार एक बात बताइए, आपको cos के वर्ग का अवकलन करना है। सेम सवाल है। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने ये माना कि यार मैं काम कर सकता हूं। क्या माना? एक gx नाम का फलन है, इसको अपन cos का वर्ग कहते हैं, और एक fx नाम का फलन है जिसको मैं sin का वर्ग कहता हूं। अरे ये निकालने की एक विधि है ना, इनका अवकलन निकालने की और भी बहुत सी विधि है, ऐसा नहीं कि एक ही विधि है। sin के वर्ग x को cos 2 थीटा में बदल दो, आसानी से जवाब आ जाएगा। चेन रूल, वो भी आसानी से जवाब है। अब चूंकि sin का वर्ग x प्लस cos का वर्ग x बराबर 1 होता है, इसीलिए fx प्लस gx इन दोनों का जोड़ 1 होना चाहिए। अब दोनों जगह अवकलन कर दो। अगर इधर अवकलन करोगे तो f का अवकलन f डैश x, दोनों फलन एक दूसरे से जोड़ में है तो दोनों का अवकलन करके जोड़ दो, और एक का अवकलन 0, इसका अवकलन f डैश, इसका अवकलन g डैश, एक का अवकलन 0। तो क्या मैं कह दूं कि g डैश का जो अवकलन है वो f डैश के अवकलन के ऋणात्मक के बराबर है, और f डैश का अवकलन तो sin का अवकलन, sin के वर्ग का अवकलन जो कि sin 2x है, जो g डैश का जो अवकलन है वो मिला माइनस sin 2x। ऐसे सिंपल, डन। तो इस तरह से हम लोग 18 प्रश्न के साथ अवकलन की कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेब पेज पर देखें तो आप www.magnetbrains.com लिखिए, वहाँ पर आप CBSE हिंदी माध्यम कक्षा 11वीं का चयन कीजिए। वहाँ पर आपको गणित विषय दिखेगा, NCERT वाली चीज़ें हमने क्लिक किया, पाठ्यक्रम की जानकारी ले ली कि जो हम पढ़ना चाहते हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद हमने नीचे सारे चैप्टर वाइज पैटर्न पर गए। जिस चैप्टर पर क्लिक करोगे उसके सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, जिस वीडियो पे क्लिक करोगे वो चलना शुरू हो जाएगा। बस बाकी आपको पता ही यार कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक आप सभी विद्यार्थियों को पूरी स्कूली शिक्षा ऑनलाइन मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और इसे सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।